जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मैं दर्पण स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर में। तो यहां पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 11। इससे पहले हम 10 वीडियोस पब्लिश कर चुके हैं, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप अभी इस वीडियो को पॉज करें, पहले वो 10 वीडियोज़ देखें और फिर ये वीडियो 11 आप देखें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, स्पेशली इस वीडियो में। ये वीडियोस वैसे तो बनाई गई है आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन और आर्मी क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन सिलेबस सेम होने की वजह से आप इसका यूज़ एसएससी, पंजाब पुलिस या इंडिया या पंजाब के किसी भी 10th या 12th बेस्ड पेपर के लिए कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो ये है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे आपके ऑप्शंस है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या एशिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट लिखिए, इसका आंसर लिखिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। इसके अलावा जब ये वीडियो एंड होगी तब आपको ये भी कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस में से ठीक हुए, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। इसके आंसर की तरफ आते हैं। विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे वो पूछ लेते कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है या महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका है एशिया। डी ऑप्शन आपका आंसर होता अगर वो ये पूछते कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है, कटक नगर किस नदी के तट पर स्थित है। द सिटी कटक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अब यहाँ पे जो ठीक आंसर है वो रहेगा गोदावरी, नहीं महानदी। ये डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, कटक शहर जो है वो महानदी के किनारे पे है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। When was the national song sung for the first time। यहाँ पे बात हो रही है वंदे मातरम की। वंदे मातरम की बात हो रही है यहाँ पे। वंदे मातरम को पहली बार, जो हमारा राष्ट्रीय गीत भी है, कब राष्ट्रीय गान है एक्चुअली ये पे, तो वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। पहली बार वंदे मातरम जो है वो 1896 में गाया गया था। अगर यही आपसे जनगण मन पूछ लेते, जनगण मन जो है वो पहली बार 1911 में गाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम। अगर आपको इसका आंसर पता है तो बताइए, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से जितनी भी ये ट्रॉफीज़ है, जितनी भी ये कप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको बहुत अच्छी तरह से करना है। इसके अलावा कौन सी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है। जैसे डेविस कप, इसका भी पूछ लेते कई बार, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है, ये भी आपको याद करना है। इसके अलावा पेपर में आ सकता है सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। तो सुब्रतो कप जो है वो है फुटबॉल से संबंधित। फुटबॉल उसका ठीक आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था। हु गेव द स्लोगन आराम हराम है। देखिए ये नारा दिया था भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, 2 नारे और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है चलो दिल्ली। तो चलो दिल्ली का जो नारा था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। एक और नारा जो पेपर में अक्सर आ जाता है वो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी का दिया हुआ है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है मुझे कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज़ादी मेरा परम जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किस देशभक्त का दिया हुआ है।
प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द ओनली प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड? जिसको भी इसका आंसर आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका जो ठीक आंसर रहेगा वो रहेगा नीलम संजीवनी रेड्डी। ये हमारे राष्ट्रपति थे जो अनअपोज थे, जो बिना इलेक्शंस के चुने गए थे। तो नीलम संजीवनी रेड्डी जो है इसका सही आंसर है, ये अनअपोज्ड चुने गए थे। आगे चलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहले तो ये पूछ सकते हैं कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया यानी कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। उस केस में आंसर रहेगा आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। या फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर यानी मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसे कहा जाता है। उस केस में आंसर कानपुर रहेगा। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो बोलते हैं कानपुर को। दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को जो है वो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ये प्रश्न 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो उन्होंने पूछ ही लिया कि भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। सही आंसर है 1913। ये भी पूछा जा सकता है पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो उनका नाम था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो ये तो क्लियर ही है, 1913 में मिला था, 1913 में मिला था। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वजह से मिला था या कौन सी बुक लिखने के लिए मिला था। तो बुक का नाम था गीतांजलि। गीतांजलि एक उनकी रचना थी जो उन्होंने लिखी थी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि जनगण मन के लेखक कौन थे। तो जनगण मन के लेखक भी रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि जनगण मन को किस भाषा में, मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। तो क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली थे तो जनगण मन की जो मूल भाषा है वो बंगाली ही थी। ठीक है जी। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है इसमें कि जनगण मन यानी जो हमारा राष्ट्रीय गाना है उसको गाने के लिए कितने सेकंड्स लगते हैं। तो 52 सेकंड्स लगते हैं, 52 सेकंड्स लगते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। और वंदे मातरम को गाने के लिए कितने सेकंड्स लगते हैं? वंदे मातरम को गाने के लिए 65 सेकंड्स, 1 मिनट और 5 सेकंड लगते हैं। ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में से काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल आए हैं। आगे, रामचरितमानस किसने लिखी थी? ये एक महान हिंदू कवि थे जिनका नाम था तुलसीदास। बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसमें से भी हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रामायण लिखी गई थी वाल्मीकि जी द्वारा। ठीक है जी, रामायण वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा पूछा जा सकता है महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था? उनका नाम था वेद व्यास। डी ऑप्शन जो है उन्होंने महाभारत लिखा था वेद व्यास जी ने। भगवत गीता किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला ये कि भगवत गीता किसने लिखी थी, उसका सेम आंसर रहेगा वेद व्यास। भगवत गीता किसने कही थी, ये भी पूछा जा सकता है। भगवत गीता किसकी रचना है, किसने कही थी? तो कही थी श्री कृष्ण ने। ठीक है जी, भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता है वो कही थी और वेद व्यास जी ने उसको लिखा था अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। अगला प्रश्न है, पन्ना जो मध्य प्रदेश में है किसकी खान के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है इज़ फेमस फॉर हुज माइन। देखिए पन्ना जो है वो डायमंड की खान के लिए, हीरे की खान के लिए। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, डी। ठीक है जी, पन्ना जो है हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है या कौन है?
तो ये तो क्लियर है कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसका जो चेयरमैन होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है, वो होता है आपका पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 6 अगस्त 1952, 1952 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ये भी आपको याद करना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑन विच डेट द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन डी 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे होता है। ये जितने भी डेज हैं, इंटरनेशनल लेबर डे, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बोलते हैं, ये होता है 1 मई को। ठीक है। योगा दिवस कब होता है, ये आप कमेंट सेक्शन बताइए, ये मैंने बता चुका हूँ पहले। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे। इसके अलावा नेशनल कंज्यूमर राइट डे ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल कंज्यूमर राइट डे। ठीक है जी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन करने हैं हमें, तो हमें थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? देखिए प्लासी की लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी ऑप्शन बी 1757, यानी 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। इसके अलावा बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो आपका 1764, बक्सर का युद्ध, ये भी नोट कीजिए। बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में लड़ा गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी, तीसरी लड़ाई ये हुई थी 1761 में। ठीक है। पहली लड़ाई जो है वो 1526 को हुई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो ये सारी चीज़ें भी आप साथ साथ नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न ये है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? इन विच ईयर बिम्स्टेक वाज एस्टेब्लिश्ड? तो बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर ए 1997, यानी कि 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 15 ये जीके का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी जीएस स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर वाज द इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश्ड? यानी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये जितने भी अनुसंधान केंद्र है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपको पढ़ने हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था ऑप्शन नंबर बी कलापक्कम, कलपक्कम में, जो कि तमिलनाडु में है। ये भी आप नोट कीजिए, तमिलनाडु में सिचुएटेड है ये। ठीक है, तो कलपक्कम में जो इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो एस्टेब्लिश किया गया था। चलिए जीएस की तरफ चलते हैं। जीएस का पहला क्वेश्चन और इस वीडियो का 16वां क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? देखिए डायनामाइट की खोज किसने की थी ये भी पूछा जा सकता है। डायनामाइट में मेनली क्या पाया जाता है, पहले मैं बता दूं मेनली क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे मेनली पाया जाता है आपका नाइट्रोग्लिसरीन। ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो मेनली पाया जाता है। अब इसकी खोज किसने की थी डायनामाइट की? 1867 में, 1867 में एल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन में पैदा हुए थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। अब जो नोबेल प्राइज़ हमें मिलते हैं, जितने भी नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं वो भी इनके नाम पे ही दिए जाते हैं। पहला नोबेल प्राइज़ कब मिला था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में मिला था। और भारत को पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला था ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1913 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि बुक की वजह से ये मिला था। तो ये सारे प्रश्न भी आप ज़रा नोट कर लीजिए। जिसको भी लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, कई बार मुझे ऐसे कमेंट आते हैं कि आप थोड़ा फास्ट बोलते हो, वो वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकता है, बिकॉज मुझे वीडियो को एंड भी करना होता है जल्दी। तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी सुन सकते हैं, आपके यूट्यूब में ऑलरेडी ये ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए आगे चलते हैं। कूलिज ट्यूब किसके उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है? व्हाट इज अ कूलिज ट्यूब यूज्ड टू प्रोड्यूस?
देखिए कूलिज ट्यूब की हेल्प से हम प्रोड्यूस करते हैं एक्सरेज। ये जितने भी एक्सरे होते हैं जो बॉडी के अंदर के पार्ट की, हड्डियों की आपको फ़ोटो देते हैं, जिससे डॉक्टर देखते हैं कि आपकी हड्डियों में क्या प्रॉब्लम हुई है या आपके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये सारी एक्सरेज जो है वो कूलिज ट्यूब की हेल्प से ही प्रोड्यूस की जाती है। तो कूलिज ट्यूब किसके उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है? आंसर है एक्स किरणें यानी कि एक्सरेज। आगे चलते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? अगर तो देखिए नॉर्मल टेम्परेचर मापना है आपको, अगर आपको नीचतम तापमान, कम तापमान मापना है, लो टेम्परेचर, उसके लिए तो हमारे पास ऑलरेडी थर्मोमीटर है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं थर्मोमीटर से, जो हमारे शरीर का तापमान है वो थर्मोमीटर की हेल्प से मापा जाता है। लेकिन जब बात आती है उच्च तापमान की, जब बात आती है हाई टेम्परेचर की, तो हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लो टेम्परेचर के लिए हमारे पास थर्मोमीटर है। अब एक प्रश्न और बन रहा है, थर्मोमीटर में कौन सा लिक्विड या कौन सा द्रव पाया जाता है? उस द्रव का नाम बताइए। उस द्रव का नाम है जी पारा, यानी कि मरकरी। ठीक है जी, इंग्लिश में से मरकरी बोलते हैं, हिंदी में से पारा बोलते हैं। तो पारा जो है वो इसमें पाया जाता है। चलिए, भौतिकी में चौथा आयाम किसने दिया था या किसने पेश किया था? देखिए चौथा आयाम, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि चौथा आयाम किसने दिया था। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं चार्ल्स डार्विन, गैलीलियो, आइंस्टाइन या थॉमस अल्वा एडिसन। जो फिजिक्स में चौथा डिमेंशन है, जो फोर्थ डिमेंशन है, वो आपको दिया था एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन। ये सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, आइंस्टाइन। ठीक है जी, चलिए। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है? व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन ब्लड? तो ह्यूमन ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल जो नॉर्मल होता है, जिसका भी 200 mg से कम है, इससे नीचे है, तो उसका समझो कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल है। 200 से जब ज़्यादा हो जाता है तब आपके लिए खतरा होता है। तो 200 को मेनली याद करना है। यहाँ पे 200 वाला एक ही ऑप्शन है, 180 to 200, तो हम उसी को टिक करेंगे। आप ये याद रखिए कि पेपर में आपको 200 देखना है कहाँ पे है। ठीक है, लेफ्ट वाला इतना वैल्यू नहीं रखता, राइट वाला वैल्यू रखता है। तो आपको 200 चेक करना है कहाँ पे, उसके मुताबिक आंसर देना है। प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की इकाई है। नर्वस सिस्टम की इकाई को हम न्यूरॉन बोलते हैं। अगर हम किडनी की बात करें तो यहाँ पे किडनी की इकाई भी होती है नेफ्रन, NEPHRON, नेफ्रन। तो ये आपका 21st क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। फाइबुला और टिबिया नामक हड्डियां कहाँ पाई जाती है? वेयर आर द बोन्स कॉल्ड फाइबुला एंड टिबिया फाउंड? तो ये आपकी पाई जाती है जी पैर में, फीट। ये बी जो है वो इसका ठीक आंसर है। नेक्स्ट आ गया आपका कैल्सीफोरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अब आपको तीन चीज़ें कमेंट करनी है। ये जो बाकी तीनों बचे हैं इनका केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल से और आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि मैं बता दूंगा तो शायद आप उतना फोकस ना करो, लेकिन ये आपको याद करके बताना है, समझ के बताना है। प्रश्न नंबर 24 की ओर आते हैं। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री? इसका आंसर आपका ए रहेगा। लोवियाइजर जो है वो आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री है, यानी रासायनिक विज्ञान के जनक है। ठीक है जी। जो वनस्पति विज्ञान होता है, बॉटनी जिसको हम बोलते हैं, उसके फादर भी यहाँ पे अवेलेबल है। उनका नाम है थियोफ्रेटस। ठीक है, ये फादर ऑफ बॉटनी या जो आपका वनस्पति विज्ञान होता है उसके जनक ये हैं। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिसिन के जो फादर है वो भी यहाँ पे दिए हैं, हिपोक्रेट्स। ठीक है, हिपोक्रेट्स जो है वो चिकित्सा विज्ञान या आप बोल सकते हैं मेडिसिन के जो फादर है, चिकित्सा विज्ञान के जो जनक है वो आपके ये हैं, ऑप्शन नंबर सी। और अरस्तु जो है उनको जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का फादर कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु इसका आंसर है। तो ये चारों भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? तो यहाँ पे आपका ठीक आंसर जो है ए रहेगा। चार्ल्स डार्विन ने ये सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। हेमाटोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? यानी हेमाटोलॉजी इज अ स्टडी रिलेटेड टू। तो हेमाटोलॉजी में हम ब्लड की स्टडी करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी रहेगा, ब्लड। आगे चलते हम। तांबे का शत्रु तत्व क्या है? तो तांबे का जो शत्रु तत्व है वो है आपका सल्फर। ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन है, उदय होते और अस्त होते सूर्य लाल, जो सूर्य या उसके आसपास का जो पोर्शन होता है वो हमें लाल क्यों दिखाई देता है? किसकी वजह से? वो होता है बिखराव की वजह से। स्कैटरिंग हो जाती है, बिखराव हो जाता है। इसकी वजह से हमें सूरज का जो आलद वाला है, जो आसपास का एरिया है, वो हमें लाल दिखाई देता है दोनों केसेस में। जब सूर्य अस्त होता है तब भी, और जब सूर्य व्यस्त मतलब राइज होता है तब भी, दोनों केसेस में। प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका पर्पल का, यानी कि बैंगनी कलर का। और सबसे कम किसका होता है? सबसे कम लाल का होता है। अगर आपको वेवलेंथ पूछ ली जाए, वेवलेंथ, यहाँ पे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा ना, अगर वेवलेंथ पूछ ली जाए तो वो मैक्सिमम होती है रेड की और सबसे कम होती है वॉयलेट की या पर्पल की। ये भी आपको याद करना है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। किस धात्विक चमक में पाया जाता है? मतलब कौन सा नॉन मेटल है जिसमें चमक भी पाई जाती है, लस्टर भी होता है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके, ए और बी, दोनों ही ठीक है। ग्रेफाइट भी ठीक है, आयोडीन भी ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, यानी कि दोनों। ठीक है जी, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो नंबर 11 को भी हमने एंड कर दिया है। जल्दी वीडियो नंबर 12 की ओर चलेंगे। यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबको ये पता चल जाए इस वीडियो के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में और जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।